एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आलम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से आ रही, जो कि एक टैक्टिकल मिसाइल है और जिसकी कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता होगी। डीआरडीओ अभी इसको डेवलप करना स्टार्ट किया है, आप जानते ही होंगे, और इसकी जो फुल स्पेसिफिकेशन है उसको फ्रीज किया जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि 2021 के बाद इसके ट्रायल स्टार्ट हो सकते हैं। इन ट्रायल्स के बाद कुछ 2 सालों का समय लगेगा यूजर ट्रायल करने में और तब जाके कहा जा रहा है कि लगभग 2023 तक ये हमारी भारतीय आर्मी और हमारे एयरफोर्स को मिल सकती है उनके यूजर ट्रायल के लिए। तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न यह उठ रहा है कि पृथ्वी मिसाइल तो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसकी मारक क्षमता कुछ 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक वेरी करती है, कभी कभी ये 250 किलोमीटर भी होती है। तो इसी क्षेत्र में इस प्रकार की प्रनाश मिसाइल डेवलप करने का क्या फायदा है? एक्चुअल में जो पृथ्वी मिसाइल है उसमें जो इस्तेमाल होता है फ्यूल, वो होता है लिक्विड फ्यूल, जिसमें कि 3 तरह के फ्यूल्स को मिलाना पड़ता है और तब जाके उसके बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल को पावर देता है, जिससे कि यह इतना जल्दी में यूज नहीं हो सकता है जितना कि सॉलिड फ्यूल वाले सिंगल स्टेज वाले मिसाइल को किया जा सकता है। जो प्रनाश मिसाइल डेवलप हो रही है उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा और यह सिंगल स्टेज का होगा। इससे फायदा यह होने वाला है कि जब भी हमें इस मिसाइल की आवश्यकता पड़ेगी तो यह जल्द से जल्द रेडी हो पाएगी, जल्द से जल्द काम कर पाएगी। इसके अलावा यह हल्का होने के कारण ऐसे स्थानों पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि चीन बॉर्डर पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम चीन को भी निशाना बना सकते हैं। तीसरी काबिलियत इसमें जो होने वाली है वो यह कि ये सस्ती होगी। जनरली हम लोग जानते हैं हमारे पास अग्नि सीरीज के मिसाइल हैं जो कि बहुत दूर दूर तक की मारक क्षमता रखती हैं, पर जो इस तरह की छोटी दूरी की मारक क्षमता रखने वाली टैक्टिकल मिसाइलें होती हैं उनको बनाने में कम खर्च हुआ होता है। तो यदि हमारा कोई टारगेट कुछ 150 या 200 किलोमीटर की दूरी पे होता है तो हम क्यों ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करें जो कि 1000 या 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं? उससे ज्यादा पैसे की हानि होगी। इस मिसाइल का इस्तेमाल करने से कम पैसे खर्च होंगे किसी भी टारगेट को नष्ट करने में। इसके अलावा जो फायदा इसका यह है कि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, इसके अलावा चाइना है। पाकिस्तान के ऐसे सारे शहर इस मिसाइल की जद में आसानी से आ सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मिसाइलें उनके लिए हैं जो कि दूर दूर के टारगेट है और हमें यदि उनको नष्ट करना पड़ा, दूर बैठ के पाकिस्तान पे हमला करना पड़ा, तब उस समय के लिए है। पर इस मिसाइल का इस्तेमाल हम डायरेक्टली पाकिस्तान पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कोई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसलिए इस मिसाइल के द्वारा आसानी से उनके एयर क्षेत्र में घुसा जा सकता है और उस टारगेट को नष्ट किया जा सकता है जिसे हमें करना है दुश्मन के। इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि जो पृथ्वी मिसाइल है वो लगभग 300 किलोमीटर तक चली जाती है, तो MTCR का सदस्य होने के कारण भारत इस मिसाइल का किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल का एक्सपोर्ट करना है तो 300 किलोमीटर तक कम मारक क्षमता होनी चाहिए, जिसके लिए प्रनाश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ ये अलग अलग प्रकार के कारण हैं जिनके वजह से पृथ्वी मिसाइल हमारे पास होते हुए भी हम इस प्रकार की नई मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। मेन जो यहाँ पर कारण है वो फ्यूल का ही है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा बात करें अपने इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर प्रोग्राम की, आपको पता है कि 2014 में इसको बंद किया गया था और कुछ 1998-99 से इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट किया गया था। क्यों बंद हुआ 2014 में? या इस कारण से कि एक स्पिन टेस्ट होता है जिससे कि हर एयरक्राफ्ट को गुजरना पड़ता है। इस एयरक्राफ्ट के द्वारा यह स्पिन टेस्ट नहीं पास किया जा सका, जिसका कि कारण यह बताया गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो एरोडायनामिक मॉडल है वो इतना बेहतर नहीं है, जिसके कारण इसका स्पिन टेस्ट फेल हो गया। तो अब हमारे किरण MK2 की फ्लीट होने वाली है, बाहर रिटायर होने वाली है। तो अब ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पड़ रही है जो कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर की तरह काम कर सके। इसलिए अब HAL चाहता है कि यहाँ पर जो उनके द्वारा IJT डेवलप किया जा रहा था, जिसका नाम सितारा रखा गया था, उस प्रोग्राम को फिर से रिवाइव किया जाए। उस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए जो मेन मकसद है, जो मेन
काम करना है HAL को, वो इसके स्ट्रक्चर पे काम करना है, इसके एरोडायनेमिक मॉडल पे काम करना है, जिस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो भी गया है। एक कंसल्टेंट हायर की गई थी, जिसके बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया और कई चीजों में सुधार किया गया है और अब इसी एजेंसी की कंसल्टेंसी में इस ट्रायल को किया जाएगा। ये ट्रायल जो है वो स्पिन टेस्ट है और HAL अभी इंटरनली इस ट्रायल को करना चाहती है। इस ट्रायल को करने के लिए इसमें लगने वाला है फेल सेफ वाला पैरासूट। यदि ये एयरक्राफ्ट स्पिन टेस्ट के दौरान फेल हो जाए तो यह पैरासूट इसको बचा सके। 1 महीने के अंदर अंदर इस पैरासूट का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि जून जुलाई में इस प्रकार के ट्रायल हो सकते हैं और तब जाके इस प्रोग्राम को रिवाइव माना जाएगा, इस प्रोग्राम को दोबारा चालू होता हुआ माना जा सकता है। अब जानते हैं कि कुछ महीनों पहले श्रीलंका में एक नई सरकार बनी जो कि अब राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार हो चुकी है। प्रधानमंत्री उनके जो हैं वह महिंद्रा राजपक्षा और जो प्रेसिडेंट हैं वो गोटाबाया राजपक्षा हैं। दोनों ही भाई हैं। अब यहाँ पर आपने देखा है कि महिंद्रा राजपक्षा की भारत यात्रा हुई। भारत ने उनको फुल सपोर्ट करने का वायदा किया और उन्होंने यह भी बताया कि भारत टेररिज्म से लड़ने के लिए किस प्रकार श्रीलंका का साथ दे रहा है। इसके अलावा जो ईस्टर अटैक हुआ था श्रीलंका पे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, इसकी भी सराहना उन्होंने की। यानी कि कुल मिला के वो भारत की तरफ झुक रहे हैं। पर यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए, अब एक चीज और नई देखने को हमें मिली है। पाकिस्तान श्रीलंका में जो उसकी पुरानी पैठ थी उसको बनाने का फिर से प्रयास कर रहा है और वह प्रयास इसलिए हो रहा है कि भारत की तरफ श्रीलंका का झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि महिंद्रा राजपक्षा की सरकार में पाकिस्तान से उनकी क्लोजनेस बढ़ी है। इसके अलावा जब चाइना उनके देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो इस कारण से पाकिस्तान और भी उनके साथ मिल चुका है। पर 1971 की जब लड़ाई हुई थी, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, उस समय कुछ 150 से ज्यादा फ्लाइट को श्रीलंका ने पाकिस्तान के अपने धरती पे उतरने का मौका दिया था, रिफ्यूलिंग का मौका दिया था, जिसके बाद वो बांग्लादेश तक उड़ पा रही थी। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तानी हर फ्लाइट को अपने एयर क्षेत्र से गुजरने से मना कर दिया था, पर वह श्रीलंका ही था जो पाकिस्तान की मदद करता रहा है। इसके अलावा जो अभी उनके प्रेसिडेंट बने हुए हैं गोटाबाया राजपक्षा, वो जब यंग सेना के ऑफिसर थे तब उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। इसके अलावा जब वो अपने देश में सेक्रेटरी बने हुए थे, अपनी सरकार के सेक्रेटरी बने हुए थे और सरकार किसकी थी, उनके भाई की महिंद्रा राजपक्षा की थी, तब वो पाकिस्तान में स्पेशल पोस्टिंग पाए हुए थे। यानी कि उनका पाकिस्तान प्रेम बहुत पहले का है। इसके अलावा आप जानते हैं कि LTTE को खत्म करने के लिए ISI भी जिम्मेदार है। उसी ने LTTE को श्रीलंका में खत्म करने का जो पूरा प्लान था वो बनाया था। इसलिए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में बहुत ज्यादा क्लोजनेस पुराने समय से ही देखने को मिलती रही है हमें। अब जब श्रीलंका भारत की तरफ थोड़ा झुक रहा है तो पाकिस्तान चाह रहा है कि वो भी श्रीलंका की तरफ और ज्यादा झुके, क्योंकि चाइना का अभी थोड़ा सा प्रभाव श्रीलंका में कम हुआ है। पर चाइना का जो एक गुर्गा है पाकिस्तान, वो जरूर श्रीलंका में अपनी जो पुरानी पैठ है उसको बनाने का प्रयास करेगा और कर भी रहा है। ये जो वक्तव्य है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स की जो चीफ है उन्होंने कहा है कि श्रीलंका की एयरफोर्स को वो सिखाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से ट्रेनिंग देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ गोटाबाया राजपक्षा की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की जो सपोर्ट है उनका उसकी हौसला अफजाई की थी और कहा था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से पुराने समय में मिला है। तो श्रीलंका यहाँ पर दो ऐसे पड़ोसी जो कि आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं उनके फायदा उठाने का प्रयास भी कर सकता है। इसके अलावा बात करेंगे अपनी आर्मी में, तो एक मेजर रिफॉर्मेशन होने वाला है। आपको पता है कि जितना भी बजट हमारी सेनाओं को दिया जाता है, लगभग जैसे इस बार था 3,30,000 करोड़ रुपए, उसमें से जो मैक्सिमम लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पेंशन और तनख्वाह में चला जाता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पेंशन का भी है। तो इस पेंशन को कम करने के लिए, इस पेंशन के बोझ को कम करने के लिए अब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये चाहते हैं कि जो नॉन कॉम्बैटियन रोल में आर्मी में है उनकी जो रिटायरमेंट की जो सीमा है उसको 58 साल कर दिया जाए। मेडिकल पर्सनल होते हैं जैसे कि नर्सेज होते हैं, इसके अलावा भी ऐसे लोग जो कि नॉन कॉम्बैटियन रोल में रहते हैं, उनके लिए जो रिटायरमेंट की जो एज है उसको बढ़ा दी जाए, जिससे कि ये जब जल्दी रिटायर हो जाते हैं, कुछ 39-38 साल में जब रिटायर हो जाते हैं, तो इसके बाद जो समय बचता है 20 सालों का, उसमें पेंशन का बोझ भारत सरकार पर बढ़ जाता है
और इस पेंशन के बोझ को कम करके वो हार्डवेयर में इसको खर्च करना चाहते हैं। पेंशन का बोझ जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हार्डवेयर में भी ज्यादा पैसे लगा पाया जाएगा, नए हथियार इससे मिल पाएंगे। इसके अलावा हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह भी कहा है कि हमारे अधिकारियों को जो बड़े बड़े बंगले मिलते हैं या हिल टॉप में जहां पर अच्छे अच्छे लोकेशन पे बंगले हैं, तो इस प्रकार का मोह अब छोड़ देना चाहिए। सरकार को चाहिए, आर्मी को चाहिए कि वो फ्लैट बनाना स्टार्ट कर दें ताकि एक बिल्डिंग में कई अधिकारी या कई परिवारों को रखा जा सके और जो सेना पर इसका जो बोझ आता है उसको कम किया जा सके। तो एक अच्छी सोच के तहत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही नहीं, पूरे हमारे तीनों सेनाओं के जो अब अध्यक्ष बने हैं वो इंडिजिनस चीजों का इस्तेमाल करने और आर्मी में जो फिजूल खर्ची उनके हिसाब से है उनको कम करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इंडिजिनस चीजों का माने तो एयरक्राफ्ट, जिसमें जब सबसे ज्यादा पैसे हम खर्च कर देते हैं क्योंकि एयरफोर्स का बजट सबसे ज्यादा है, एयरक्राफ्ट में हम सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, उसमें तेजस को खरीदने का फैसला किया गया है। तो एक मेजर जो हमारा पैसा जो बाहर चला जाता था उसमें चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आर्मी के पूरे स्ट्रक्चर में भी कई चेंजेस अब हम लोग को देखने को मिलेंगे और एक जो फिजूल खर्ची को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और डिफेंस एक्सपो 2020 की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी देखकर उनका भी लुत्फ उठाएं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।